नमस्कार, थर्मोडायनेमिक्स के इस कोर्स में आपका स्वागत है। आज इस लेक्चर में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा एडियाबेटिक प्रोसेस या रुद्धोष्म प्रक्रिया। मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है, ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत निकाय तथा परिपार्श्विक यानी सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच ऊष्मा का आदान प्रदान संभव नहीं होता है, रुद्धोष्म प्रक्रिया कहलाती है। ध्यान रखना, यहां पर ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो रहा है। समतापीय में टेम्परेचर कांस्टेंट था लेकिन ऊष्मा का आदान प्रदान था, लेकिन यहां पर ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा। ठीक है, टेम्परेचर बदल सकता है लेकिन ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा। किसके बीच? सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच। ठीक है, तो ऐसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? रुद्धोष्म प्रक्रिया कहते हैं। और चूंकि हमने एक लाइन लिख दी, ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो रहा है, तो अगर आदान प्रदान नहीं होगा तो ऊष्मा में जो परिवर्तन है डेल्टा क्यू, वो क्या हो जाएगा? आपका जीरो हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट। तो रुद्धोष्म प्रक्रिया के लिए डेल्टा क्यू क्या होगा? जीरो होगा। और अगर डेल्टा क्यू जीरो है तो जो ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम है उसका जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो क्या हो जाएगा? आप नीचे लिख लीजिए, इस प्रक्रिया के लिए ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम किस प्रकार से हो जाएगा? वो हो जाएगा सिंपली du प्लस पी डीवी इज इक्वल टू जीरो। क्योंकि du प्लस पी डीवी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू था, डेल क्यू था, तो डेल क्यू तो क्या हो गया? जीरो हो गया। तो du प्लस पी डीवी जीरो। यहां से देखो, एक चीज आपको समझ में आ रही होगी कि जो कार्य है, अगर मैं चाहूं तो इसको देखो ऐसा लिख सकता हूं। आप देखो एक बार, du इज इक्वल टू पी डीवी माइनस पी डीवी कर दीजिए, चलो एक बार, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो कार्य किया जाएगा वो केवल किस कीमत पर होगा? आंतरिक ऊर्जा की कीमत पर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को आप नोट कर लीजिए। मैं एक लाइन लिखता हूं, उसको आप लिखिए, फिर मैं आपको और डिटेल में यहां पर साइन कन्वेंशन समझाऊंगा। ठीक है ना? आप लाइन लिखिए, इस प्रक्रिया में किया गया कार्य केवल निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के आधार पर संपन्न होता है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। यानी यहां पर जो भी कार्य होगा वो केवल उसकी इंटरनल एनर्जी में जो भी चेंजेस होगा उसी के आधार पर संपन्न होगा। एग्जाम्पल के रूप में आप देख लीजिए, कई बार हम लोग नहीं कहते अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए, ठीक है ना, ना बाहर से कुछ लेना ना अंदर का कुछ देना। तो अब अगर आपको कोई भी कार्य करना होगा तो वो क्या होगा? आपके पास जितनी खुद की जो एनर्जी है उसी के आधार पर आप इसको संपन्न कर पाओगे। तो ठीक है, वैसी ही चीज है कि इस स्थिति में, इस प्रक्रिया में जो भी कार्य होगा उसके लिए आपको कोई एक्सटर्नल सपोर्ट कुछ नहीं मिलने वाला है। इस प्रक्रिया में जो कार्य होगा वो केवल और केवल जो निकाय की खुद की आंतरिक ऊर्जा है उसके आधार पर होगा। यानी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा तो वर्क डन हो जाएगा। अब यहां पर कुछ साइन कन्वेंशन है, उनको आप ध्यान से देखिए जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, अब देखो आप एक बार, तो परिभाषा तो बहुत ईजी है, बस ध्यान रखना है ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो रहा है बस। ठीक है, तो डेल क्यू जीरो और उसका मैथमेटिकल फॉर्म भी हमारे सामने निकल करके आ गया। एक चीज इसमें और नोट कर लीजिए, हमने समतापीय प्रक्रिया के लिए कहा था कि वो अत्यंत मंद गति से संपन्न होती है, और ये जो प्रोसेस होती है वो एक सडन प्रोसेस होती है, एकदम तीव्रता से संपन्न हो जाती है, सडन। ठीक है ना, एकदम से क्या होगी? उसकी अवस्था चेंज हो जाएगी। तो आप साइड में नोट कर लीजिएगा, ये जो एडियाबेटिक प्रोसेस है वो कैसी होती है? सडन प्रोसेस है। ठीक है ना, सडन प्रोसेस। अब देखो, यहां पर हमने एक चीज लिखी थी अभी, du प्लस डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो। हालांकि आपने du प्लस पी डीवी लिखा तो पी डीवी को मैं डेल डब्ल्यू लिख सकता हूं। यहां से देखो दो फॉर्म बन रहे हैं, एक तो ये बन रहा है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं माइनस डेल डब्ल्यू, और एक फॉर्म में इसको ऐसे लिख सकता हूं। अंतर कुछ नहीं है, लेकिन जो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है उसको आप ध्यान से समझिएगा। जो हमने साइन कन्वेंशन सीखे हैं ना, कि निकाय की आंतरिक ऊर्जा में जब वृद्धि होती है तो कब वृद्धि होती है, कब कमी होती है,
और जो वर्क डन बाय द सिस्टम है तो उस स्थिति में किए गए कार्य को हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, और वर्क डन ऑन द सिस्टम है तो उस स्थिति में किए गए कार्य को हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। तो सारी की सारी चीजें आपको अपने आप ही नजर आ जाएगी। देखो पहली स्थिति में आप एक चीज नोट कीजिए, यहां पर डी है पॉजिटिव, डी है पॉजिटिव और डेल डब्ल्यू को मैंने माइनस लिख दिया, यानी मैंने जो किए गए कार्य है उसको मैंने नेगेटिव रूप में लिखा है। उसको मैंने किस रूप में लिखा है, नेगेटिव रूप में लिखा है। तो आप खुद सोचिए कि ये नेगेटिव रूप में कब होता है। साइन कन्वेंशन याद कीजिए, जब निकाय द्वारा निकाय पर कार्य किया जाएगा तो उसको हम नेगेटिव लेते हैं। याद कीजिए आप, वर्क डन ऑन द सिस्टम, यदि निकाय पर कार्य हो रहा है तो उस स्थिति में जो डेल्टा डब्ल्यू था उसको आप क्या ले रहे थे, नेगेटिव ले रहे थे। और आप आंतरिक ऊर्जा के संदर्भ में चर्चा कीजिए, हमने वहां पर एक चीज पढ़ी थी कि निकाय पर कार्य होगा तो उसकी आंतरिक ऊर्जा बढ़ जाएगी। दो अलग अलग चीज है, एक साइन कन्वेंशन केवल कार्य का है, निकाय द्वारा निकाय पर कार्य तो साइन कन्वेंशन में जो वर्क डन है वो आपका नेगेटिव हो जाएगा, और निकाय द्वारा कार्य तो साइन कन्वेंशन में वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन जब भी आप वर्क कर रहे हो तो उस स्थिति में आंतरिक ऊर्जा परिवर्तित होगी तो उसके लिए साइन कन्वेंशन दूसरे होते हैं। हमने वहां लाइन लिखी थी कि यदि निकाय पर कार्य करोगे तो आंतरिक ऊर्जा बढ़ जाएगी और निकाय द्वारा कार्य होगा तो उसकी आंतरिक ऊर्जा कम हो जाएगी। तो पहले लाइन में देखो आप, जब मैंने डेल डब्ल्यू को माइनस ले लिया तो माइनस लेने का मतलब क्या हो गया कि ये स्थिति मेरी कैसी है, वर्क डन ऑन द सिस्टम। और आपको पता है जब वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है तो आंतरिक ऊर्जा बढ़ जाती है। तो देखो यहां पर आंतरिक ऊर्जा के आगे पॉजिटिव साइन अपना आप ही आ गया, ठीक है ना। तो यहां डी को मैंने पॉजिटिव ले लिया, तो डी को पॉजिटिव लेने का मतलब है कि वर्क डन क्या है, ऑन द सिस्टम है। तो इसके आगे आप एक एरो लगा के एक लाइन लिख लीजिए, धीरे धीरे ये चीजें समझ में आ जाएगी। इसको आप क्या लिखोगे, निकाय पर किया गया कार्य, और इससे क्या होगा, इससे होगा निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि। तो देखो आपको दिख रही है, निकाय पर कार्य होगा तो नेगेटिव ले लिया, और निकाय पर कार्य तो आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि, तो ये अपना पॉजिटिव। अब सेकंड केस में देखो, मैंने यहां क्या ले लिया, पॉजिटिव ले लिया डेल डब्ल्यू को। डेल डब्ल्यू को पॉजिटिव लेने का मतलब क्या है, निकाय द्वारा किया गया कार्य, और जब निकाय द्वारा कार्य किया जाएगा तो उसकी आंतरिक ऊर्जा में क्या होगी, कमी होगी। तो ये देख लीजिए माइनस साइन अपना आप आ गया। तो इसके लिए आप क्या लिख दोगे, इसके लिए लिख दोगे निकाय द्वारा किया गया कार्य, और जब द्वारा है तो निकाय की आंतरिक ऊर्जा में कमी। ये चीज आपने नोट कर ली। तो धीरे धीरे आपको साइन कन्वेंशन अपने आप समझ में आ जाएंगे। एक स्टेज ऐसी आएगी जब आपको कोई कंफ्यूजन रहेगा नहीं प्लस माइनस में, वो अपने आप आपका हाथ आपका दिमाग इस तरह से चलेगा, आपके अपने आप प्लस माइनस सब सेटल होते जाएंगे। यहां पर प्लस माइनस सब अपने आप सेटल हो जाएंगे, आपको बस ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं, जो सीखा है उसको अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज थी। अब देखो दो शब्द यहां पर आएंगे, एक शब्द आएगा एक्सपांसन और एक आएगा कंप्रेशन, ठीक है ना। एक्सपांसन का मतलब होता है प्रसरण। कोई मान लीजिए गैस है, वो अगर दो शब्द में लिखूंगा, एक शब्द लिख रहा हूं रुद्धोष्म प्रसरण। प्रसरण का मतलब हो जाएगा वो गैस क्या हो रही है, फैल रही है, यानी उसका आयतन बढ़ रहा है। इसको कहते हैं एडियाबैटिक एक्सपांशन। और एक स्थिति होगी हमारी रुद्धोष्म संपीड़न या संकुचन, जिसको हम कहते हैं एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो इन दोनों को भी हम समझते हैं इसमें क्या क्या हो रहा है। देखो आप, इसको मैं थोड़ा डायग्राम से अगर बताना चाहूं, सपोज करो किसी पिस्टन में कोई ये इस तरह से गैस भरी हुई है, ठीक है ना। ये कोई पिस्टन लगा हुआ है इस तरह से, ठीक है ना, इसके अंतर्गत गैस भरी हुई है। एक्सपांसन का मतलब क्या हो जाएगा, एक्सपांसन का मतलब हो जाएगा कि अब ये पिस्टन आपका कुछ ऊपर उठ गया इस तरह से, तभी तो एक्सपांसन होगा। ये स्थिति कौन सी हो गई, एक्सपांसन की होगी, ठीक है। ये स्थिति पहले इतना ही था, अब ऊपर उठ गया। तो ऊपर कैसे उठा कि इसके अंतर्गत जो गैस भरी हुई है उसने कार्य किया, यानी इसने इसको क्या किया, ऊपर उठाया है। और अगर गैस ने कार्य किया, गैस क्या एक सिस्टम है, तो यहां पर क्या हुआ है, वर्क डन बाय द सिस्टम है। तो प्रसरण में होगा क्या, याद रखना, प्रसरण में हमेशा ही निकाय द्वारा कार्य संपन्न होगा। तो इसको आप एरो लगाकर लिख लीजिए। इस स्थिति में क्या है,
वर्क डन बाय द सिस्टम, यानी रुद्धोष्म प्रसरण की स्थिति में निकाय द्वारा कार्य संपन्न होता है। आप लिख लीजिए इसको, चाहे हिंदी में लिखना चाहते हैं ऐसे लिख लीजिए, रुद्धोष्म प्रसरण की स्थिति में निकाय द्वारा कार्य संपन्न होता है। अब देखो, निकाय द्वारा कार्य हो रहा है तो उसकी आंतरिक ऊर्जा में क्या होगी? कमी होगी। हम जानते हैं निकाय द्वारा कार्य तो आंतरिक ऊर्जा में कमी। तो एक लाइन आप क्या लिखोगे? अतः इस स्थिति में निकाय की आंतरिक ऊर्जा में कमी होगी। आंतरिक ऊर्जा कम हो गई, और आंतरिक ऊर्जा किसका फलन है? टेम्परेचर का है। तो अगर आंतरिक ऊर्जा में कमी हो रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है? टेम्परेचर में भी कमी हो रही है, और टेम्परेचर में कमी को हम क्या कहते हैं? कूलिंग। तो याद रखना, जब कभी भी रुद्धोष्म प्रसरण होगा, यानी गैस फैलने का प्रयास करेगी एडियाबेटिकली रुद्धोष्म रूप से, तो उस स्थिति में आप हमेशा ध्यान रखना जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा? डाउन होगा, यानी कूलिंग होगी। इसको आप बहुत अच्छे से एग्जाम्पल से समझ सकते हो। हालांकि इसको हम प्रैक्टिकली ऐसे महसूस तो नहीं कर सकते, लेकिन महसूस किया भी जा सकता है। वैसे जैसे सपोज करो तेजी से कोई साइकिल चल रही है, तेजी से कोई गाड़ी चल रही है, ठीक है, उसका जो टायर है उसमें हवा भरी हुई है। अब चलते चलते अचानक से वो टायर क्या हो जाए? ब्लास्ट हो जाए, बर्स्ट हो जाए वो। तो ये पहली बात तो एक सडन प्रोसेस है। सडन प्रोसेस है या नहीं है? तो वो एडियाबेटिक होगी। दूसरी बात, टायर ब्लास्ट हो गया तो हवा क्या होगी? जो अंदर हवा भरी हुई वो क्या होगी? बाहर निकलेगी, यानी फैल जाएगी। तो ये स्थिति ठीक कैसी है? रुद्धोष्म प्रसरण वाली स्थिति है। तो इस स्थिति में आप खुद महसूस कीजिए कि जब टायर बर्स्ट हो रहा है तो उसके बाद जब वो हवा बाहर निकलेगी तो वहां का वो जो हवा है, वो जो हवा बाहर निकल रही है वो हवा आपको ठंडी प्रतीत होगी। अब मैं आपको ऐसा तो नहीं कह सकता हूं कि आप उसको हाथ लगाकर महसूस कीजिए, लेकिन उसको हम कर नहीं सकते। लेकिन आप हो सकता है एकदम से आप खड़े हो और आपके पास से कोई गाड़ी निकले एकदम से इस तरह से, और वो एकदम उसी क्षण ब्लास्ट हो, तो आपको जो हवा, जो प्रसरण के बाद हवा बाहर निकलेगी तो आपके शरीर के किसी भी हिस्से को वो छूती है तो आपको वो ठंडी प्रतीत होगी, वो गर्म प्रतीत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमने देख लिया है कि इस स्थिति में आंतरिक ऊर्जा में क्या हो रही है? कमी हो रही है, और आंतरिक ऊर्जा में कमी है तो क्या होगी? कूलिंग होगी। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रसरण की स्थिति में क्या होता है? प्रसरण की स्थिति में आपकी हमेशा कूलिंग होती है, ठीक है, प्रसरण की स्थिति में कूलिंग होती है। तो इसको आप लिख लीजिए, कमी होगी जिसके फलस्वरूप निकाय के ताप में कमी प्रेक्षित होगी। तो ये हमने प्रसरण की बात कर ली। अब ठीक वो कब वो, मैं इसको चेंज कर रहा हूं, यहां पर मैं लिख रहा हूं रुद्धोष्म संपीड़न या संकुचन। आप भी नोट कर लीजिए। तो यहां पर एक्सपांस जगह हो जाएगा कंप्रेशन। क्या हो जाएगा? कंप्रेशन, ठीक है। तो इसका डायग्राम कैसा हो जाएगा? मैं डायग्राम को थोड़ा यहीं पर चेंज कर देता हूं, आप तो आराम से नोट कीजिएगा। अब कंप्रेशन में डायग्राम क्या हो जाएगा? ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये अब थोड़ा नीचे की तरफ चला जाएगा। नीचे की तरफ जाने का मतलब क्या हो गया? अब गैस पर कार्य किया गया, इसको दबाया गया है, तो यहां पर वर्क डन ऑन द सिस्टम हो जाएगा। इसमें चेंज कर देता हूं, आप नोट कर लीजिएगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो रुद्धोष्म यहां पर मैं लिख देता हूं संपीड़न की स्थिति में निकाय पर, द्वारा की जगह क्या हो जाएगा? निकाय पर कार्य संपन्न होता है, और निकाय पर कार्य होगा तो आंतरिक ऊर्जा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो जो गैस है या निकाय, उसके ताप में क्या होगी? वृद्धि प्रेक्षित होगी। तो अतः इस स्थिति में निकाय की आंतरिक ऊर्जा में यहां पर आप लिख लीजिए वृद्धि होगी, जिसके फलस्वरूप निकाय के ताप में कमी नहीं, अब यहां पर हो जाएगी वृद्धि। तो ये मैंने सीधा का सीधा चेंज कर दिया। तो ये दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे, रुद्धोष्म प्रसरण और रुद्धोष्म संपीड़न, जो मैंने आपको बता दिए। अब हमारा मेन टास्क क्या है? हमने रुद्धोष्म प्रक्रिया होती क्या है उसको अच्छे से समझ लिया, रुद्धोष्म संपीड़न प्रसरण क्या है वो भी समझ लिया, मैथमेटिकल फॉर्म को भी समझ लिया, और जो साइन कन्वेंशन है उसको भी समझ लिया। अब हमें दो और चीजें करनी है। एक तो हमें अवस्था समीकरण लिखनी है, और एक इस प्रक्रिया में किए गए कार्य की गणना करनी है।
तो जब आपने समतापीय, समदाबीय, सम आयतनीय प्रक्रियाएं पढ़ी थी तो वहां पर तुमने अवस्था समीकरण को सीधे सीधे लिख दिया था, लेकिन यहां पर आपकी अवस्था समीकरण इस प्रकार से सीधे सीधे नहीं आएगी। तो उसको लिखने के लिए हम पूरी एक प्रोसेस को अपनाते हैं। वो प्रोसेस क्या है वो मैं आपके सामने नोट कर देता हूं। तो अब हमें सबसे पहले तो रुद्धोष्म प्रक्रिया के लिए अवस्था समीकरण को निकालना है और उसके पश्चात इस प्रक्रिया में किए गए कार्य की गणना करनी है। तो अवस्था समीकरण निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे। तो देखो, रुद्धोष्म प्रक्रिया के लिए आपको पता है डेल क्यू क्या होता है, जीरो होता है। और अगर डेल क्यू जीरो है तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, डी यू प्लस पी डी वी इज इक्वल टू जीरो लिख सकते हो। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, माइनस पी डी वी लिख सकता हूँ ऐसा। इसको एक बार मैं समीकरण नंबर 1 दे देता हूँ। अब देखो, हम लोगों ने एक जनरल फॉर्मूला पढ़ा था, आपको याद होगा, मैंने वहां पर बॉक्स में इंपॉर्टेंट भी लिखा था कि जो डी यू होता है इसको आप सीवी डी टी के रूप में लिख सकते हो। ये सभी के लिए वैध है। ठीक है ना, कैसे आया था मैंने आपको पूरा बताया था। u को टीवी का फंक्शन मानते हुए हमने इस तरह से लिखा था, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो एक तो आप ये जानते हो डी यू इजिकल टू सीवी डी टी, और एक किसी भी आदर्श गैस के लिए जो पीवी होता है वो आर टी के बराबर होता है। तो यहां से पी क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा आर टी अपॉन वी। तो एक तो डी यू को मैं सीवी डी टी लिखूंगा और पी को आर टी अपॉन वी लिखूंगा। तो चलो मैं लिख देता हूं, ये हो गया देखो सीवी डी टी इजिकल टू माइनस आर टी अपॉन वी डी वी। यहां पर सीवी भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है। तो इसको देखो dt के साथ में t लिख देता हूं, तो ये तो हो गया मेरा dt अपॉन टी, ये हो गया माइनस आर अपॉन सी वी, और ये हो गया मेरा dv अपॉन वी। तो ये मेरे पास एक इक्वेशन निकल करके आ गई। अब इस इक्वेशन में आप क्या करोगे, सिंपल सी बात है, ये तो देखो t पर dt है और ये dv है, तो इसका अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूं, लिमिट क्या रखूंगा, मुझको किसी अवस्था 1 से 2 में जाना है, क्योंकि प्रोसेस का मतलब क्या होता है, आप किसी अवस्था 1 में और वहां से 2 में जा रहे हो तो उसके जो पैरामीटर है वो चेंज होंगे। तो यहां पर कौन कौन चेंज हो जाएंगे, यहां पर T1 से T2 चला जाएगा और V1 से V2 चला जाएगा। तो तापमान और आयतन की सीमाओं के अंतर्गत हम क्या करेंगे, इस समीकरण का समाकलन करेंगे। तो आप लिख लीजिए, तापमान तथा आयतन की सीमाओं के अंतर्गत इस समीकरण का समाकलन करने पर, तो मैं सीधा ही लिख देता हूं, देखो dt अपॉन टी, सीमाएं हो जाएगी T1 से T2, ये आपका माइनस आर अपॉन सी वी तो बाहर आ गया, ये हो गया V2 अपॉन V1, ये हो गया dV अपॉन V। तो कर लेते हैं। तो 1 अपॉन टी का सिंपल से पता है आपको ln t होता है, और जब आप लिमिट लगाओगे तो मैं सीधा लिख देता हूं इसको ln t2 अपॉन t1, ये माइनस r अपॉन सी वी, ये हो गया ln V2 अपॉन V1। ये यहां से निकल करके आ गया। एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो हमने पहले सीखा भी है कि एक रिलेशन होता है Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। एक तो ये रिलेशन होता है, और एक रिलेशन होता है आपका Cp अपॉन Cv इज इक्वल टू गामा। और ये जो गामा होता है उसका मान हमेशा 1 से ज्यादा होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। गामा होता है Cp अपॉन Cv का अनुपात को हम गामा लिखते हैं, और उसका मान 1 से ज्यादा होता है। तो इन चीजों को हम यहाँ यूज करेंगे। देखो, तो ये जो R अपॉन Cv है, तो इस R की जगह मैं Cp माइनस Cv रख सकता हूं। तो देखो, ये जो आपका है, इसको मैं देखो ऐसे लिख रहा हूं, Cp माइनस Cv अपॉन Cv इज इक्वल टू R अपॉन Cv। मुझे तो R अपॉन Cv का मान चाहिए, तो Cp अपॉन Cv को मैं लिख दूंगा गामा और -1। तो यहां पर आपका मान आ जाएगा गामा -1 आ गया। तो बस अब इस मान को आप यहां रख दीजिए। एक बार मैं इसको यहां लिख देता हूं, देखो इक्वेशन हो गई ln T2 अपॉन T1, ये हो गया गामा -1, और ये बार तो माइनस है, और ये हो गया ln V2 अपॉन V1। और आपको पता है लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है, लॉग के बाहर इधर जो कुछ भी होता है वो घात के रूप में चला जाता है, उधर पावर के रूप में चला जाता है, और माइनस है तो ये ऊपर नीचे हो जाएंगे। इस माइनस को अगर मैं यहाँ ले जाता तो ये हो जाएगा V1 अपॉन V2। ये सिंपल मैथमेटिक्स है जो आपको आती है। तो देखो अब मेरे पास क्या एक्सप्रेशन आ गया, ln T2 अपॉन T1 ln V1 अपॉन V2 की पावर गामा -1। ठीक है ना, ये गामा -1 तो पावर में चला गया, और माइनस था उस कारण से ये V1 अपॉन V2 हो गया। अब दोनों साइड ln है तो ln तो हट जाएंगे, तो मेरे पास इक्वेशन आ गई T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 की पावर गामा -1। तो ये गामा -1 पावर V1 की भी है, V2 भी की है, तो इस V2 को मैं इधर लाता हूं। देखो, तो मेरे पास इक्वेशन क्या गई, T2 V2 गामा -1 इज इक्वल टू T1 V1 गामा -1। और आपको पता है कोई भी दो राशियां
इस प्रकार से हो, जैसे मान लो T2V2 इक्वल टू T1 V1 है, तो इसका मतलब क्या है, इनका जो मल्टीप्लीकेशन है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, TV की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये एक इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन आपके सामने निकल करके आ गया, और ये एक अवस्था समीकरण ही है, याद कीजिए। समतापी प्रक्रिया अगर आपने लिखा था PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, बाकी के लिए लिखा था RT अपॉन P इज इक्वल टू कांस्टेंट, एक के लिए लिखा था RT अपॉन V इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो रुद्धोष्म प्रक्रिया के लिए अवस्था समीकरण क्या है, आपको याद रखनी है, TV गामा की पावर गामा माइनस 1 कांस्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, रुद्धोष्म प्रक्रिया के लिए अवस्था समीकरण है, एज इट इज याद रखनी है। ये तो मैं TV के रूप में ले आया, अगर मान लो P और V के रूप में लाना है तो मैं क्या करूंगा, यहां पर आप देख लीजिए, याद रखना इस चीज को, ठीक है ना। अब मान लीजिए P और V के रूप में लाना चाहूं तो मैं क्या करूंगा, तो सिंपल सी बात है, P और V के रूप में लाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। आप एक चीज जानते हो कि इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं सिंपली, PV की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्यों लिखा समझ सकते हो आप, बिल्कुल सिंपल सी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। मुझे T हटाना है तो देखो PV इज इक्वल टू RT होता है, तो यहां से T क्या हो जाएगा, PV अपॉन R। तो ये देखो T की जगह लिखूंगा PV अपॉन R, V की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। उस समीकरण में लिख दिया। तो देखो V की पावर गामा माइनस 1 प्लस 1 तो कट जाएगा, R तो कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट इसी के अंदर सम्मिलित कर देता हूं, तो पीछे क्या बचा, PV की पावर गामा कांस्टेंट। तो ये समीकरण भी आपको याद रखनी है। ये भी रुद्धोष्म प्रक्रिया के लिए अवस्था समीकरण है, और ये भी रुद्धोष्म प्रक्रिया के लिए अवस्था समीकरण है। तो ये डेरिवेशन कई बार सीधा पूछ लिया जाता है कि रुद्धोष्म प्रक्रिया के लिए अवस्था समीकरण ज्ञात कीजिए, तो आपको इस प्रकार से पूरी प्रोसेस करते हुए यहां तक आना है, और आपको ये भी लिखना है और आपको ये दोनों ही लिखना है, ठीक है ना। और दोनों एज इट इज याद भी रखना है, क्योंकि आगे न्यूमेरिकल में ये अवस्था समीकरण सीधी काम आने वाली है। तो अब हमारा रुद्धोष्म प्रक्रिया में अवस्था समीकरण वाला टॉपिक भी हो गया। अब एक लास्ट टॉपिक बचा है कि इस रुद्धोष्म प्रक्रिया में जो कार्य संपन्न होगा वो किस रूप में होगा। तो अगला टॉपिक जो हम कवर करेंगे वो है हमारा रुद्धोष्म प्रक्रम में किया गया कार्य, वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। जो एडियाबैटिक प्रोसेस नाम का लेक्चर हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जिसके अंतर्गत हमने एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती है, फिर इसकी अवस्था समीकरण क्या होती है, और भी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी को हमने सीखा। उसी क्रम में ये एक तरह से लास्ट टॉपिक है इस पूरे एडियाबैटिक प्रोसेस में। बहुत ईजी है, बिल्कुल सिंपल सी है गणना। आपको पता है वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो वर्क डन का सिंपल सा मतलब क्या हो गया कि आप किसी एक अवस्था में हो, वहां से किसी दूसरी अवस्था में जा रहे हो, तो उस दौरान कितना कार्य संपन्न होगा। तो आप लिख लीजिए, किसी निकाय के किसी अवस्था 1 से अवस्था 2 में संक्रमण के दौरान संपन्न कार्य। तो आप कैसे लिखोगे, कार्य की डेफिनेशन आप जानते हो बिल्कुल, W, हम 1 से 2 जा रहे हैं, और किस प्रोसेस में जा रहे हैं, रुद्धोष्म प्रक्रिया में जा रहे हैं। किस में जा रहे हैं, रुद्धोष्म प्रक्रिया में। तो उसकी सिंपल सी डेफिनेशन होती है P dV, ये V1 से V2। ये सिंपल वर्क डन की कोई भी प्रोसेस हो, आप वर्क डन की डेफिनेशन हमेशा आप इस तरह से लिखते हो। अब बिल्कुल सिंपल काम है, सिंपल मैथमेटिक्स है। मैं इधर से शुरू स्टार्ट कर देता हूं। आपको पता है कि जो रुद्धोष्म प्रक्रिया होती है उसके लिए अवस्था समीकरण आप जानते हो क्या होती है। तो आप यहां आगे लिखिए, आप लिखिए रुद्धोष्म प्रक्रिया के लिए अवस्था समीकरण वो क्या होती है, वो होती है PV गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। T V की पावर गामा माइनस 1 भी होती है, ये भी होती है। चूंकि मुझे P को एलिमिनेट करना है तो मैंने ये काम में ले लिया। अब देखो यहां से इंटीग्रेशन V में है, तो मैं P को V में कन्वर्ट कर देता हूं, मतलब P को मैं V के रूप में लिख देता हूं। तो यहां से देखो मैं ऐसा लिख सकता हूं, ये जो आपका P है ये क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा कांस्टेंट अपॉन V की पावर गामा, लिख सकता हूं। तो चलो इसको मैं यहां थोड़ा सॉल्व कर देता हूं इजीली। ये W1 से 2, ये कांस्टेंट तो आ जाएगा बाहर इंटीग्रेशन से, और अंदर हो जाएगा ये V की पावर गामा नीचे है, तो इसको मैं से लिख सकता हूं V की पावर माइनस गामा, और ये dV।
लिमिट मेरी v1 से v2 है। अब सिंपल सा इंटीग्रेशन है, x की पावर n क्या होता है, x की पावर n माइनस वन, n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। तो बस कर लीजिए इसको, तो ये कांस्टेंट तो एज इट इज, और ये हो जाएगा आपका v की पावर माइनस गामा प्लस वन अपॉन माइनस गामा प्लस वन, और लिमिट हो जाएगी v2 से v1 से v2। बस अब लिमिट पुट कर दीजिए, चलो मैं यहाँ कर देता हूँ इसको। लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, w1 से 2, ये कांस्टेंट एज इट इज, और अंदर हो जाएगा आपका v2 माइनस गामा प्लस वन माइनस v1 माइनस गामा प्लस वन, और ये अपॉन में तो माइनस गामा प्लस वन एज इट इज रहेगा। बस अब इसको हम थोड़ा एडजस्ट करते हैं। देखो आप इसको देखना एक बार, मैं इसको देखो, ये जो v2 की पावर माइनस गामा प्लस वन है, तो v2 की पावर माइनस गामा को इस कांस्टेंट के साथ लिखूंगा, उसी प्रकार से v1 की पावर माइनस गामा को भी इस कांस्टेंट के साथ लिखूंगा। आप एक बार देखिएगा मैं जो लिख रहा हूं ध्यान से, मैंने लिखा है कांस्टेंट v2 की पावर माइनस गामा, ये अलग से लिख दिया, और ये v2 एज इट इज हो गया, क्योंकि v2 की पावर प्लस वन भी था, इस v2 को अलग लिख दिया। फिर ये कांस्टेंट इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो देखो माइनस कांस्टेंट v1 की पावर माइनस गामा, और ये v1 एज इट इज, और अपॉन में तो पूरा का पूरा क्या चल रहा है, माइनस गामा प्लस वन चल रहा है। इस स्टेप को आप आराम से देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा मैंने क्या किया। कुछ नहीं किया, जो कांस्टेंट है उसको दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको आगे थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना, इसको आगे थोड़ा और सिस्टमेटिक तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। तो अब आप यहां देखिए एक बार, अब देखो कांस्टेंट v2 की पावर माइनस गामा, इस समीकरण से देखो आपने ये जो समीकरण लिखी है ना, ये वाली देखो, ये वाली जो अवस्था समीकरण है, तो कांस्टेंट v की पावर माइनस गामा को हम p लिख सकते हैं। ये जो पद है ना कांस्टेंट इंटू v2 की पावर माइनस गामा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, p2 लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, p2। इस वाले पद को आप देखना, तो ये क्या हो जाएगा, देखो आप एक बार, w1 से 2, ये तो हो गया p2, ये v2 आपका ऐसा कैसा रखा हुआ है बार वाला, उसी प्रकार से ये वाला क्या हो जाएगा, कांस्टेंट v1 की पावर माइनस गामा, तो इसको मैं लिख दूंगा p1, और ये v1 एज इट इज, और अपॉन में आ जाएगा माइनस गामा प्लस वन। तो ये वर्क डन की वैल्यू आ गई। इसको मैं टेम्परेचर के रूप में भी लिख सकता हूं। आपको एक समीकरण पता है क्या, PV इज इक्वल टू RT, तो P1 V1 लिखूंगा तो P1 V1 इज इक्वल टू RT1, P2 V2 इज इक्वल टू RT2। तो अगर P2 V2 लिखना है तो ये क्या हो जाएगा, देखो RT2 माइनस RT1 अपॉन माइनस गामा प्लस वन। ठीक है, थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई कर देता हूं, तो मेरे पास फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, W, एक मिनट, W1 से 2 रुद्धोष्म इज इक्वल टू R1 माइनस गामा T2 माइनस T1। ये आपके फाइनल एक्सप्रेशन आ गया किसका, रुद्धोष्म प्रक्रिया में किए गए कार्य का, जो आपको याद भी रखना है, एज इट इज पूछा भी जाता है, और आगे ये बहुत काम आने वाला है। ठीक है ना, आगे जब हम, अभी तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम पढ़ रहे हैं, आगे जब हम द्वितीय नियम पढ़ेंगे, वहां पर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आएंगे, तो वहां पर ये फॉर्मूले एज इट इज काम आएंगे। तो ये देख लीजिए बिल्कुल वर्क डन को आपको कैसे कैलकुलेट करना है, मैंने सारे स्टेप्स बोर्ड पर लिख दिए, तो आप आराम से इसको एक एक इत्मीनान से उतार लीजिएगा और समझ लीजिएगा कैसे करना है, एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो ये एक हमारा टॉपिक था, वो भी हम लोगों ने कर लिया। अब इस टॉपिक में एक छोटा सा लास्ट सेगमेंट बचा है, बिल्कुल छोटा सा, उसको भी देख लेते हैं। आप याद कीजिए, हमने एक ग्राफ पढ़ा था समतापीय वक्र, आइसोथर्म, जिसमें हमने उसकी ढाल निकाली थी। आपको अगर याद हो तो dp अपॉन dv, ये हमने आइसोथर्म के लिए निकाला था, इसका कुछ मान, वो मान था हमारा माइनस p अपॉन v। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए आपके पास एक समतापी की जगह क्या हो, रुद्धोष्म वक्र हो, वक्र इसी प्रकार का है, ये आपका v है, ये p है, इसी प्रकार कोई वक्र है। एक स्थिति जब आप कोई मतलब 1 से 2 अगर आ रहे हो, समतापीय प्रक्रिया के माध्यम से आ रहे हो, तब जो वक्र बनेगा उसको हम कह देंगे समतापीय वक्र या आइसोथर्म। और अगर 1 से 2 आप रुद्धोष्म प्रक्रिया के माध्यम से आ रहे हो तो उसको हम क्या कहते हैं, एडियाबैट। क्या कहते हैं, एडियाबैट या रुद्धोष्म वक्र। तो रुद्धोष्म वक्र की ढाल हमें निकालनी है, तो आप एक छोटी सी हेडिंग यहां लगा लीजिए, रुद्धोष्म वक्र की ढाल, जिसको हम कहते हैं स्लोप ऑफ एन एडियाबैट, स्लोप ऑफ एन
एडियाबेट। ठीक है, इसको भी हम थोड़ा कर लेते हैं, बहुत इजी है। देखिए आप एक बार, मैं इसको थोड़ा ऐसा हटा देता हूं। तो कैसे निकालोगे आप स्लोप? सिंपल सा तरीका है। स्लोप होती क्या है? डीपी अपॉन डीवी। तो सबसे पहले आप लिखोगे अवस्था समीकरण। आप लिखिए रुद्धोष्म प्रक्रिया के लिए अवस्था समीकरण वो क्या होती है? वो होती है पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो अब डिफरेंशियल कर देते हैं। तो देखो, एक बार मैंने p एज इट इज रखा तो v की पावर गामा का क्या हो जाएगा? गामा v की पावर गामा -1 और v का खुद का dv। फिर एक बार v की पावर गामा को एज इट इज रखा, p का हो गया dp और कांस्टेंट का हो गया 0। अब आपको dp अपॉन dv निकालना है, तो मैं थोड़ा इसको इधर एडजस्ट कर देता हूं। आप देखना, इधर मैं इधर कर रहा हूं इसको देखो, मैं ऐसे लिख सकता हूं dp, ये v की पावर गामा तो ऐसा कैसा, ये माइनस, ये p, ये गामा v की पावर गामा -1 और ये dv। मुझे तो क्या चाहिए? dp अपॉन dv चाहिए। तो ये हो गया माइनस गामा, ये p v की पावर गामा, ये v की पावर गामा -1। तो v की पावर गामा से v की पावर गामा चला जाएगा और v की पावर -1 आ जाएगा नीचे। तो देखो क्या रूप बन जाएगा? ये बन जाएगा dp अपॉन dv। और ये हम किसके लिए निकाल रहे हैं? ये निकाल रहे हैं एडियाबेट के लिए। तो वो क्या हो जाएगा? माइनस गामा p अपॉन v। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। अब अगर आप इस एडियाबेट को इस आइसोथर्म से कंपेयर करो, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से आप देखिए, तो आप क्या लिखोगे? आप ऐसा लिखोगे dp अपॉन dv एडियाबेट इज इक्वल टू, देखो माइनस p अपॉन v तो आइसोथर्म के बराबर है, तो पीछे क्या बचा? पीछे बचा केवल गामा। तो गामा टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा? dp अपॉन dv आइसोथर्म। ये भी रिलेशन कई बार पूछ लिया जाता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन था जो मैंने आपको बता दिया। अब आपसे अगर ये पूछे कि दोनों में स्लोप ज्यादा किसकी होगी, तो आपको पता है मैंने एक फॉर्मूला लिखा था, जो गामा होता है आपका, जो गामा होता है वो हमेशा 1 से ज्यादा होता है। और अगर गामा 1 से ज्यादा है तो निश्चित रूप से जो एडियाबेट है वो आइसोथर्म से क्या होगा? जो एडियाबेट है वो आइसोथर्म से क्या होगा? उसका मान ज्यादा होगा। तो एक चीज आप ये भी लिख दीजिए साइड में, आप ऐसा लिखिए dp अपॉन dv एडियाबेट इज ग्रेटर देन dp अपॉन dv आइसोथर्म। और क्यों है? ब्रैकेट लिख दो, चूंकि गामा इज ग्रेटर देन 1। तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हमने पूरा डिटेल में कवर कर लिया है। इस पूरे लेक्चर में हम लोगों ने एडियाबेटिक प्रोसेस को पूरी तरह से, जितने भी इसके अंदर एस्पेक्ट्स आ सकते हैं उन सबको हमने कवर कर लिया है। इस लेक्चर को मैं यही समाप्त करता हूं। थैंक यू।